यशस्वी उप मुख्यमंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता जिन्होंने बिहार के विकास को नई दिशा दी है और नैतिकता की राजनीति के मामले में बिहार को हिंदुस्तान में नई पहचान दी है, ऐसे हमारे नेता आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी। मैं जब पहले आता था आरजेडी के राज में तो पता ही नहीं चलता था कि गड्ढों में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढा में गड्ढा है। अगर गाड़ी में चलते थे तो लगता था गाड़ी में नहीं चल रहे, नाव में चल रहे हैं। गाड़ी खाए हिचकोले हल्का पसरा सारे डोले, याद आ गए शंकर भोले, ऐसी सड़कें बिहार की थी। लेकिन अब बिहार की धरती पर शानदार सड़कों के निर्माता यहाँ के हमारे मंत्री आदरणीय नंदकिशोर यादव जी, हमारे वरिष्ठ नेता डॉक्टर सीपी ठाकुर जी पद्म विभूषण से सम्मानित करके प्रधानमंत्री जी और सरकार ने पिछड़े वर्ग की प्रतिभा का सम्मान किया है। ऐसे हमारे वरिष्ठ नेता जिनको मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, हुकुमदेव नारायण यादव जी, हमारे एलजेपी के नेता मेरे मित्र जो हमारे पड़ोसी क्षेत्र से सांसद है आदरणीय रामचंद्र पासवान जी, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी। मैं देख रहा हूं जनता की जुबान पर जिनका नाम है, जैसे कन्हैया लोकप्रिय थे वैसे गोपाल लोकप्रिय है, गोपाल ठाकुर जी। मधुबनी से हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय अशोक यादव जी, फूल के पांव पालने में दिखाई देते हैं, वो भी आपकी सेवा करेंगे। बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी के हमारे सभी नेतागण, यहाँ के लोकप्रिय विधायक संजय सरावगी जी, बाकी विधायक साथी जी, सभी वरिष्ठ नेता, साथी पदाधिकारीगण, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं। पग पग पोखर माछ मखान, सरस बोली मुख में पान, ये मिथिला की शान मानी जाती है। और आज मिथिला की पाग मैंने पहनी है, आपने बड़े प्यार से पहनाई है। मिथिलांचल के मेरे बहनों और भाइयों, मैं आपको वचन देता हूं, इस पाग का मान, आपकी शान और मिथिला का सम्मान कभी कम नहीं होने दूंगा। मुझे सदैव आभास रहेगा कि जब मिथिला अंचल में गया था, ये पाग पहना के मेरा सम्मान किया गया था। मैं आज जानकी मैया को भी प्रणाम करना चाहता हूं। और मैं ये बताना चाहता हूं, जब मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री था, मुझे श्रीलंका जाने का मौका मिला। स्वाभाविक रूप से मेरे मन में इच्छा थी कि अशोक वाटिका जहां सीता जी रखी गई थी, भावी में जाऊं और सीता जी ने जहां अग्नि परीक्षा दी थी उस स्थान को भी मैं देखूं। मैं उस स्थान पर गया जहां जानकी मैया ने अग्नि परीक्षा दी थी, बौद्ध मॉनेस्ट्री के इलाके में वो क्षेत्र आता। मैंने तत्कालीन राष्ट्रपति लंका के उनसे बात की, महेंद्र राजपक्षे जी, और मैंने उनसे ये कहा कि जहां सीता मैया ने अग्नि परीक्षा दी है, सीता मैया का भव्य मंदिर बनना चाहिए। मैं आपसे इसका आग्रह करता हूं, आप सीता मैया के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए हमें जमीन दीजिए और हम बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी बनाएंगे मध्य प्रदेश की सांची में, जहां से बौद्ध धर्म श्रीलंका में गया था। मेरे बहनों भाइयों, मुझे कहते खुशी है, सीता मैया के मंदिर के निर्माण के लिए हमको जमीन मिली और मध्य प्रदेश की सरकार ने 1 करोड़ रुपया और सीता मैया के मंदिर के निर्माण के लिए दिया और मैं उस स्थान पर शिलान्यास के कार्यक्रम में मौजूद था। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज जो स्नेह प्रेम आपने दिया, सचमुच में अभिभूत हूं। अभी नौजवान कह रहे थे मामा मामा, कह रहे थे मामा कैसा हो। एक बात मैं कहना चाहता हूं, मामा वैसे नहीं बन करेंगे। मैं मुख्यमंत्री बना तो मुख्यमंत्री बनकर सबसे पहला काम अगर मैंने किया तो मैंने बचपन से देखा, पिछड़े वर्ग के गरीब, सामान्य वर्ग के गरीब की बेटे को ज्यादा लाड़ करते थे, बिटिया को कम प्यार करते थे। मन में एक टीस होती थी, एक तकलीफ और दर्द होता था, बेटे को ज्यादा कम प्यार ये क्यों होता है। एक सभा में मैं भाषण आता, उस समय मैं एमएलए भी नहीं बना था,
और मैंने कहा बेटी को आने दो, बेटी है तो कल है। तो अम्मा बूढ़ी खड़ी हो गई, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, भाषण दे रहा है, बेटी को आने दो, बेटी अगर बड़ी हो गई तो शादी में दहेज के इंतजाम क्या तू करवाएगा। मैंने सोचा केवल शिवराज भाषण देने से काम नहीं चलेगा, कुछ करना। मैंने विधायक बना तो बेटियों की शादी करना अपनी हैसियत से शुरू की, लेकिन मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहली योजना मैंने बनाई तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बनाई और तय किया कि कोई भी माता पिता अगर अपनी बिटिया की शादी करना चाहेगा तो मध्य प्रदेश की सरकार विवाह करेगी, कन्यादान लेगी और एक दृष्टि का सामान उसको देगी। बाद में मध्य प्रदेश की धरती पर हमने लाल, मेरे दिमाग में एक बात आई कि मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी पैदा हो तो लखपति पैदा हो। मैंने अफसरों को बुलाया और कहा कि ऐसी योजना बनाओ कि बिटिया लखपति पैदा हो। वो मुस्कुराए कि असंभव है, ये हो ही नहीं सकता। मैंने कहा शिवराज के शब्दकोश में असंभव शब्द नहीं है, मैं मुख्यमंत्री हूं तो ये करके मानूंगा। हमने योजना बनाई कि बिटिया पैदा होगी तो बेटी के पैदा होने के बाद उसके माता पिता के खाते में 30,000 रुपया जमा करेंगे और इसका फायदा ये होगा कि वो 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 7,500, 12वीं और 11वीं और 12वीं में 200 रुपया महीना और जैसे 21 साल की हो जाएगी तो सीधे 1,18,000 रुपया बिटिया को मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश की धरती पर पैदा होने वाली बेटी लखपति होगी। फिर और कई चीजें मैं नहीं जाना चाहता। बेटियों को दी पढ़ने की किताबें, यूनिफॉर्म, साइकिल। तब बेटियों ने मामा कहना मुझे शुरू किया। फिर भांजे मुझसे नाराज हो गए कि मामा भांजियों को ज्यादा लाड कर रहे हो, वो साइकिल पर बैठ के जा रही, हम पैदल घिसट रहे, हमें भी दे दे मामा। तो मैंने भाइयों को भी देना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे बेटों ने मामा कहना शुरू किया और बाद में तो यह हालत हो गई कि बूढ़े भी हमें मामा कहने लगे। बहनों और भाइयों, सरकार हम नहीं बना पाए मध्य प्रदेश में। आप में से कोई के मन में होगा कि वहां तो सरकार बनी नहीं, यहां भाषण देने आ गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, वोट मिले भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा। लोकसभा की सीटों के हिसाब से देखें तो 17 सीटों पे भाजपा आगे, 12 पे कांग्रेस आगे। लेकिन टेक्निकल कारण कुछ ऐसे हो गए कि विधानसभा में 109 हमारी और 114 उनकी, बहुमत उनको भी नहीं मिला, जीते वो भी नहीं। कई लोगों ने मुझे कहा काहे को उनको बना दे रहे हो, जोड़ तोड़ करके अपन ही बना ले। मैं इनका जोड़ तोड़ से बनाने वाली सरकार चिमटी से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। जब बनाएंगे तब पूरे बहुमत की बनाएंगे। तो उनकी भी बहुमत की नहीं बनी। लंगड़ी है सरकार, लंगड़ी, कब तक चले और कब गिर जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन बहनों और भाइयों, इसका मजाक नहीं है। आज मैं आया हूं अगर दरभंगा की इस पवित्र धरती पर, तो इस गर्व के साथ आया हूं कि जैसे पिछले बिहार को, उस समय जो बिहार था जब आरजेडी की सरकार थी, मैं उस समय भी आया दौरा करती। मैंने दुनिया का देखा है, ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग गठबंधन के लोग, इनके हाथ तो मिले हैं लेकिन दिल नहीं मिले हैं। ना दिशा है, ना नीति है, केवल एक ही नारा, मोदी नहीं चाहिए, मोदी नहीं चाहिए। मोदी क्यों नहीं चाहिए? सवाल आखिर हम पूछना चाहते हैं, मोदी क्यों नहीं? कोई बताए तो। मैं आज गर्व के साथ कहता हूं, भारत के किसानों का मान है नरेंद्र मोदी, भारत के गरीबों की पहचान है नरेंद्र मोदी, भारत के नौजवानों की शान है नरेंद्र मोदी और माताओं बहनों का सम्मान है नरेंद्र मोदी। भारत को भगवान का वरदान है नरेंद्र मोदी। देश का मान, सम्मान और स्वाभिमान सारी दुनिया में बढ़ाने वाले नरेंद्र मोदी। और ये जितने विरोधी इकट्ठे हुए, इनके विचार एक नहीं है, नीति एक नहीं है, दशा एक नहीं है, दिशा एक नहीं है, केवल समान स्वार्थों के कारण इकट्ठे हो गए हैं। मुझे बचपन की एक घटना याद आ रही है। मेरा गांव नर्मदा मैया के किनारे है। नर्मदा जी गंगा जी की तरह बड़ी पवित्र नदी है। एक बार 1973 में भयानक बाढ़ आई नर्मदा जी में। बाढ़ का पानी जब तक गांव में नहीं घुसता तब तक देखने में दृश्य बड़ा मजा आता है। शाम का समय था, किनारे पे पानी आ रहा था, हम बाढ़ के दृश्य को देख रहे थे। अचानक एक छोटी सी बेटी का पैर फिसल गया और बेटी बाढ़ में बहने लगी। चिल्लाए तो कहीं बचाओ 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 बचाओ, लेकिन कोई बचाने आगे नहीं आया। उस बाढ़ में एक बात और हुई, हमारे एक पंडित जी जो स्कूल में रहते थे, उनसे हमने कहा
कि पंडित जी बाढ़ का पानी बढ़ रहा है, स्कूल में रात में घुस जाएगा, आप आ जाओ इस तरफ। वो माने नहीं, और माने नहीं तो रात में बाढ़ इतनी आई कि उनका घर बह गया। जैसे तैसे पत्नी बच्चे का तो पता नहीं चला, एक पेड़ की डाल पकड़ के उसके ऊपर वो बैठ गए। सवेरे हमने देखा कुछ नौजवानों ने कि पंडित जी अपनी धोती लहरा के बता रहे हैं कि मैं बाढ़ में फंसा हूं। तो हिम्मत करके एक नाव से पंडित जी को बचाने गए कुछ नौजवान। पेड़ पे पंडित जी थे लेकिन अकेले नहीं थे। एक डाल पे सांप लिपटा था, एक पे बंदर बैठा था, बिच्छू, चींटे, चींटी, कई जीव जंतु एक ही पेड़ पे बैठे थे। लेकिन ना तो बंदर खी से निपोड़ रहा था, ना आदमी डंडा दिखा रहा था, ना बिच्छू किसी को काट रहा था, ना सांप कहीं फुटकार रहा था, क्योंकि नीचे देखते थे नर्मदा मैया की बाढ़ का पानी है, अगर एक दूसरे से बोले तो सब के सब मारे जाएंगे, इसलिए अपनी अपनी डाल पे चिपक चिपक के बैठे थे। मेरे मित्रों, नरेंद्र मोदी की समर्थन की जो बाढ़ आई है, लहर आई है, उसके कारण जितने प्रकार के राजनीतिक प्राणी थे एक पेड़ पे ही बैठे हैं। महागठबंधन मारे जाएंगे, मोदी आ जाएगा, और मोदी आ जाएगा तो क्या करेगा? भ्रष्टाचारियों को खा जाएगा, बेईमानों को जेल भिजवाएगा, ना खाएगा ना खाने देगा, हमको तबाह और बर्बाद कर देगा। इसके नरेंद्र मोदी जी का ये सारे गठबंधन के दल मिला के मेरे मित्रों विरोध कर रहे हैं। और इसलिए आज मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, भारत विकास के जिस मुकाम पर आज पहुंचा है वो अद्भुत है। विकास का ये सिलसिला थमना नहीं रहना चाहिए, और इसलिए एक वैभवशाली, स्वाभिमानी, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण के लिए मोदी जी का फिर से कहां गए? बोले कई वर्षों से बिजली आई नहीं है, तो जनता ने तार भी काट के रख लिए कि बिजली नहीं है तो तारों का क्या करेंगे। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, एक तरफ सड़कों का जाल बिछा है तो दूसरी तरफ घर घर बिजली पहुंचाने का चमत्कार अगर किया है तो यह एनडीए की सरकार ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। घर घर बिजली पहुंचाने का काम, बिहार के विकास का जो काम हुआ है वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। अब यह उपलब्धि आपको बता रहे थे, वो उपलब्धि में आपको विस्तार से गिनाना नहीं चाहता, समय बहुत लगेगा। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, एक तरफ विकास करने वाली सरकार, दिल्ली में नरेंद्र मोदी, देखिए युद्ध का शंख फूंक गया है, युद्ध के नगाड़े बज रहे हैं, सेनाएं आमने सामने हैं, लेकिन हमारे सेनापति तो दुनिया जानती है नरेंद्र मोदी है। सामने वाली सेना में सेनापति का ही पता नहीं है, कौन प्रधानमंत्री बनेगा। मोदी जी के सामने चेहरा कौन? महागठबंधन। अभी महागठबंधन नहीं है, ये महाठगबंधन है। ये जनता को ठगने के लिए आया है, और इस महागठबंधन में ठिकाना नहीं है, भाइयों और भाइयों में नहीं बन रही, तो बाकी घटकों को तो छोड़ दो। मैंने एक बयान पढ़ा, बड़े भाई का बयान पढ़ा, सबसे बड़ा नादान वही है जो समझे नादान मुझे, कौन कौन कितने पानी में सबकी है पहचान में। भारत दुनिया के नंबर 1 के राष्ट्रों में सबसे आगे खड़ा करेंगे और नरेंद्र मोदी खड़ा करेंगे। आतंकवाद का साथ देने वाले आज हमसे सवाल पूछ रहे हैं, वो